अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को लगभग ठप कर रखा है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं हर राज्य से पहुंचे हैं और ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन लुटियंस जोन में किया जा रहा है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर का घेराव हो रहा है और देश में 25 राज्यों में फैले ईडी के दफ्तरों में कांग्रेस ने बम पर धरना और प्रदर्शन किया और अपना प्रबल विरोध दर्ज कराया। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर राजनीति से प्रेरित कदम? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, दिल्ली में आज लुटियंस जोन में संग्राम मचा हुआ था और संग्राम इस कदर कि दिल्ली पुलिस के थामे नहीं थम रहे थे कांग्रेसी। और बहुत समय के बाद कांग्रेसियों में थोड़ी ऊर्जा दिखी अपने नेता के बचाव के लिए या अपने नेता के समर्थन में। दिल्ली में आज जब राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश होना था, लुटियंस जोन में बवाल मचा हुआ था। इस बवाल को हम बताएंगे आगे चलकर, लेकिन पहले ये थोड़े से मसले को समझ लें कि आखिर ये मामला है क्या। राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों हुआ, कब हुआ? दरअसल आज़ादी के पहले 1938 में कांग्रेस पार्टी एक अखबार निकालती थी। आप लोगों को नाम याद होगा, नेशनल हेराल्ड। ये अखबार निकलते थे। जवाहरलाल जी का बड़ा प्रिय अखबार हुआ करता था, नेहरू जी का। और उसके बाद ये अखबार एक समय आज़ादी के बाद से लेकर और 60-70 के दशक तक भारतीय पत्रकारिता में इस अखबार का कब्जा हुआ करता था। आम जनमानस में नेशनल हेराल्ड की बड़ी इज्जत थी। कांग्रेस का अखबार था, कांग्रेस का मुखपत्र था, लेकिन इस अखबार की रीच बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदली और नेशनल हेराल्ड धीरे धीरे ख़त्म होता गया और एक वक्त आया जब नेशनल हेराल्ड पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन नेशनल हेराल्ड को पाल पोस कर बड़ा किया कांग्रेस ने, तैयार किया कांग्रेस ने। अब जब नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, उसका सब हिसाब किताब खत्म हो गया। कर्जा कितना निकला? 90 करोड़ के आसपास नेशनल हेराल्ड पर, नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी पर। लेकिन नेशनल हेराल्ड के पास दिल्ली और दूसरे राज्यों में उनके दफ्तर हुआ करते थे, उनकी अपनी संपत्ति। आज इन संपत्तियों की कीमत ही तकरीबन अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ की हो चुकी है। तब सस्ते में ली गई थी, उस वक्त का ज़माना अलग था, पर आज का दौर अलग है। तो जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी को ख़त्म किया जा रहा था, उसे जो टेक ओवर कर रही थी यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी, उस कंपनी में 2 डायरेक्टर बने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन दोनों के 38% उसमें शेयर थे। जितने भी कर्जे थे नेशनल हेराल्ड के, वो कांग्रेस पार्टी ने लोन देकर चुका दिया 90 करोड़ का। और उस कंपनी पर, उस संपत्तियों पर नियंत्रण किसका हो गया? नेशनल हेराल्ड की कंपनी एजेएल से हटकर यंग इंडिया लिमिटेड के हो गया, जो कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों उसके डायरेक्टर। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने ही नेशनल हेराल्ड को खड़ा किया था और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो संपत्तियां बिकें, इसलिए वो संपत्ति आ गई इधर। लेकिन वो यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस की ना होकर बल्कि उसमें डायरेक्टर बने 2, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ईडी का आरोप अब यह है कि इस पूरे मामले में 55 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है कलकत्ता की किसी कंपनी के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फंड से एजेएल को, यंग इंडिया लिमिटेड को पैसे दिए ताकि एजेएल के लोन को चुकाया जा सके, और बाद में कांग्रेस ने वो लोन माफ़ कर दिया। इस लोन माफ़ी और यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एजेएल की कर्जदारी को चुकाए जाने को प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मानता है। ये है कुल बात। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात थी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड की जा रही थी। तो ये मैंने आसान भाषा में आपको समझाया कि ये कुल है मामला। तो इसमें 2 जो मेजर शेयर होल्डर हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनको ईडी ने समन भेजा है। और ये केस कब से चल रहा है? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने स्थानीय अदालत, निचली अदालत में इसमें केस दर्ज किया था। 14 में मोदी सरकार आ गई और 15 में या 15 या 14 के आसपास प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया। तब से ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन अब ये मामला फिर से उभार पा चुका है। तो ये कुल मामला है। कुछ बयान सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। कांग्रेस का व्यक्ति अपने को चार्ज महसूस कर रहा है और इस लड़ाई में सम्मिलित है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये सत्याग्रह है। सत्यमेव जयते के लिए सत्याग्रह शुरू। उल्टा पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हैं देश भर में, वो सब आ रहे हैं राहुल के सपोर्ट में और वो आंदोलन कर रहे हैं। और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और उनको एक नेता चाहिए था जिसके लिए वो सपोर्ट कर पाए। ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती। तो आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि गौर से सुनिए, सारी तस्वीर हम क्लियर करेंगे। आज मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, मनीष हिंदवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संजय बेचन जी बहुत ही मशहूर पत्रकार। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि ईडी के सवालों का जवाब देने के बजाय पूरे दिल्ली में प्रदर्शन करना, ये कितना ठीक बात है? पहला प्रश्न। दूसरा कि अगर ईडी का आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग है तो आप उसके सबूत दे दीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, बात खत्म। ब्रजेश भाई, आई विश कि ये मामला इतना ही आसान हो और आप जैसा कोई सभ्य शख्स, निरपेक्ष शख्स ऐसी बात करे तो अच्छा लगता है। आप एक चीज को देखिए कि सारे लोग एक बात पर सहमत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया दिया, एसोसिएट जर्नल प्रेस को दिया, नेशनल हेराल्ड की कंपनी को दिया, एजीएल के जरिए दिया, यंग इंडिया के जरिए दिया, क्योंकि और किसी तरीके से दिया नहीं जा सकता था। यंग इंडिया कंपनी आर्टिकल 25 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दर्ज है, उसमें से ना 1 रुपया निकाला जा सकता है उसके सदस्यों के द्वारा, ना 1 रुपया उसमें वो किया जा सकता है, ना ही कोई तनख्वाह ली जा सकती है और ना ही उससे कोई प्रॉफिट का बिजनेस किया जा सकता है। और ये बाकायदा लगातार ऑडिटेड है इनकम टैक्स के उसमें, आप अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और बाकायदा कोर्ट में भी सरकार कह रही है कि 2016 तक का जो इनकम टैक्स का फाइल किया है, इसमें इन्होंने कोई और काम किया ही नहीं, नॉन प्रॉफिट कोई काम नहीं किया। वो 90 करोड़ रुपए में से 67 करोड़ रुपए आप जैसे जो आपके सीनियर पत्रकार मित्र हैं लखनऊ में, हबीब भाई, मतलब मैं एक नहीं 1000 नाम ले सकता हूं, आप सबको जानते हैं, सबके कर्जे चुकाने में, सबकी तनख्वाहें देने में, सबके अन्य खर्चे देने में लगाया गया 67 करोड़ रुपया। बाकी जो 23 करोड़ रुपया था उससे बिजली के बिल, बाकी टैक्सेस, बाकी सारी चीजें जमा की गई। तो 90 करोड़ रुपया लिया था, 90 करोड़ का हिसाब ऑलरेडी जमा है, इनकम टैक्स उसको सर्टिफाई कर चुका है। और जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, इस केस को नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2015 में ईडी ने अपने आप बंद कर दिया था। आप चाहें तो मैं वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ करके सुना सकता हूं। वो बाकायदा मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, आप अपना तथ्य रख दें, वो हम लोग बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर वेरीफाई करेंगे। हाँ, और उसके बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी को, वो उस पार्टी को जो 1 लाख रुपए का कैमरे के सामने जिसका अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया हो, जेल गया हो, वो बेईमान भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाने के लिए गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से और पूरे विपक्ष को, राहुल गांधी सहित, सोनिया गांधी सहित सारे विपक्ष को बदनाम करने के लिए ईडी को सामने लाती है, दोबारा उस केस को खोलती है और ईडी उस काम में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक काम ये क्यों नहीं करते हैं सुरेंद्र राजपूत जी कर चुके हैं कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये सारे कागजात दस्तावेज के साथ ये सब पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी डाल दे? हाँ बिल्कुल, मैं आपके जरिए से भी और वैसे भी हमने डाल रखे हैं और जो बचे हैं मैं और भी डाल देता हूं। ट्विटर और फेसबुक के जरिए इसको पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, सब लोगों को पता चल जाएगा।
मैं बिल्कुल मैं ट्विटर के जरिए भी डाल रहा हूं और डालने के लिए तैयार हूं। ब्रजेश जी, मैं आपकी मदद भी चाहता हूं कि आप इन कागजों को आगे बढ़ाएं और मेरे ट्वीट को रिट्वीट करें कि सुरेंद्र राजपूत ने कागज डाले हैं। अगर गलत हो तो आप सुरेंद्र विद राजपूत को पेपर, फांसी चढ़ाएं। आप एविडेंस के साथ मैं डालिए, आप एविडेंस के साथ आइए, जरूर चलाएंगे और जरूर रिट्वीट भी होंगे। बाकायदा पूरे मैं पूरे एविडेंस के साथ आपसे कह रहा हूं। अब यंग दूसरे इंडिया सवाल पे कंपनी आते जो हैं। है, जिसके ऊपर ये सारे अगर ईडी आरोप का समन आया लगाए जा रहे है हैं, तो सब सुन जाइए लीजिए। और अपना बयान दे के आइए। मुझे आया था समन, मैं अपना बयान दे के आया था। मैं बताता हूं उसको भी। आप बिल्कुल, आपने सही कहा, आपके पास आया था। इसी तरीके से एक बंबई में एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने काम किया, जिसमें सुशांत राजपूत के मरने के बाद पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नशेड़ी, बंगेड़ी, गंजेड़ी, ड्रगिस्ट, पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। और उसी के केस की आखिरी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 23 दिन तक जेल में रखा और बकायदा कहा गया कि साहब ऐसा है, इंटरनेशनल माफिया से इसके संबंध है, ड्रग स्मगलर है, इंटरनेशनल रैकेट है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि आपने दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की। सर सुनिए, तो अगर स्मृति ईरानी के रहते दिल्ली बंधक बन रही है तो स्मृति ईरानी की सरकार की कायरता है, फेल्योरिटी है। ऐसी सरकार को एक सेकंड दिल्ली में रहने का हक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। बात आप सुनिए मुद्दे की। सुरेंद्र जी कंक्लूड जो करें जिस थोड़ा, तरीके से बंबई में ये काम की, सर मैं वही सर, अगर मुद्दे के से अलग हटके मैं नहीं बोल सर, रहा आप हूं तो बता दीजिए ना। जी मुद्दे और पे इससे रहें, कम मुद्दे शब्दों पे में और बोल सकते- कंक्लूड करें प्लीज। जी, तो बंबई में जिस तरीके से पूरी मुंबई मीडिया इंडस्ट्री, क्या नाम, बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए इन कायर लोगों ने वहां से रुपया वसूलने के लिए काम किया, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी ये लोग बदनाम करना चाहते हैं जब कुछ नहीं कर पाए। तो आज की डेट में बदनामी का विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व है। जिस तरीके से आर्यन खान को 23 दिन उसके कौन वापस करेगा, मुझे बता दीजिए। आज तो एनसीबी कह रही है कि साहब उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, वो निर्दोष है। धन्यवाद। मैंने डिबेट आज के आप नेक्स्ट भी राउंड में यही आपकी चाहते हैं बाकी कि विचारों को कांग्रेस ने सम्मिलित राहुल करूंगा। गांधी और सोनिया गांधी को भी इस तरीके से बदनाम करने की साजिश का करारा जवाब मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया मनीष जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप क्यों है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जबकि सुरेंद्र राजपूत यानी कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये नेशनल हेराल्ड की देनदारियां चुकाई गई थी कांग्रेस पार्टी के फंड से। देखिए, नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मामले में जो ईडी है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसलिए बीजेपी का आरोप केवल नहीं है, ये कानूनी मामला है और उसको उसी दृष्टि से लेना चाहिए। और अगर आज के कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो एक कहावत चरितार्थ होती है आज के प्रदर्शन से कि चोरी और सीना जोरी कांग्रेस यही कर रही है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में सरल भाषा में समझाया, मैं उससे भी थोड़ा एक सरल भाषा में बताना चाहता हूँ कि सोनिया जी और राहुल जी 50 लाख रुपया खर्च करके 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट में भी और ईडी में भी। कोर्ट कौन गया था? कोर्ट वो लोग गए थे जो नेशनल हेराल्ड के शेयर धारक थे। तो कांग्रेस केवल देश की संपत्ति को नहीं हड़प रही है, बल्कि 1937 में जो कंपनी 50,000 फ्रीडम फाइटर के शेयर होल्डर के नाते शुरू हुई थी और 2010 में जिसमें 1057 शेयर होल्डर थे, इनके हकों को मारा गया है। फ्रीडम फाइटर के उन भावनाओं को भी मारा जा रहा है और जो सत्याग्रह जी आप रुकिएगा, मैं पूरा टाइम दूंगा, आप मनीष जी को बोलने दीजिए। जरूर महात्मा गांधी जी की आत्मा भी रो रही होगी जी। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। जरूर महात्मा गांधी जी की भी आत्मा रो रही होगी कि ये जो फर्जी गांधी सरनेम वाले लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कितना उसका दोहन करेंगे। ब्रजेश जी, एक मेरी बात मैं जरूर कहूंगा, सुरेंद्र जी तो इधर उधर की बातें करते रहे, मैं तथ्यात्मक बात करना चाहता हूं। 2010 में जिस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर थे उसको यंग इंडिया लिमिटेड बना के 38% सोनिया जी, 38% राहुल जी और 24% में मोतीलाल बोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आदि कांग्रेस नेताओं को बना दिया गया। ये तो सीधे सीधे लूट की कार्रवाई है। लूट के लिए ये लोगों ने यंग इंडिया लिमिटेड को बनाया और ये जो झूठी बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, 90 करोड़ रुपया
जो पार्टी का फंड होता है, जो बात हम लोग कहते थे, ये पार्टी लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए चल रही है। 90 करोड़ का आप लोन देते हो, माफ कर देते हो। आप जो लोग, जिन लोगों ने चंदा दिया होगा पार्टी को कि ये राजनीतिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, उसको तो आपने घर के पैसे की तरह उपयोग किया है। और सीना जोरी देखिए सुरेंद्र राजपूत जी की और इनके नेताओं की कि ये बार बार उस पे विषय पर न जाकर, अरे भैया इसी मामले में आप बेल पर हैं। 2015 में निचली अदालत ने आपको बेल दिया और 2016 में, ब्रजेश जी ये महत्वपूर्ण बात है, 2016 में ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट के मामले को रद्द कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामला रद्द नहीं होगा, हाँ आप व्यक्तिगत रूप से आपकी उपस्थिति से छूट दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात नहीं मान रहा है और आपके पास तो इनके सर्वोच्च नेताओं को आपने बुलाया, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी इसका राजनीतिक तौर पर स्टेप तो लेगी। तो अगर इनके नेताओं ने प्रदर्शन किया तो आपको क्या तकलीफ है? भाई नहीं ब्रजेश जी, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बुलाया। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। ये निचली अदालत से सुप्रीम अदालत तक नाक रगड़ चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमें छोड़ दीजिए। ये 50,000 के मुचलके पे हैं, माँ और बेटे बाहर। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा कभी पति को ईडी के सामने ले जाती हैं, कभी भाई को ले जा रही हैं। अभी वो कोरोना से बाहर आएंगी तो फिर ये लोग हल्ला मचाएंगे। भैया कानूनी मामला है। जो बात आप टीवी चैनलों पे कह रहे हैं ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा मैं भी कह रहा हूं कि कोर्ट में और ईडी के सामने रख दो। मैं तो उससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूं, मुकदमे चलते हैं जनता की अदालत में सारे कागज रख दो, तिनका है, सारे पेपर पब्लिक डोमेन में ले आओ। हाँ बिल्कुल भाई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, देख के कागज समझ जाएंगे। की डिबेट हमको सुरेंद्र जी को बैठा दीजिए। आधे घंटे की डिबेट ब्रजेश जी, हमको सुरेंद्र जी को और आप 2 लोग लेके कल आप कागज लेके आइए सुरेंद्र जी, कल परसों में बैठ के इस मसले का समाधान निकाल लेते हैं। 2 चार्टेड अकाउंटेंट, एक वकील को भी बुला लेते हैं, बढ़िया सीनियर लॉयर बुलाएंगे, अच्छा वाला जो हमने अपने केस में इनकम टैक्स में कर रखा है, उनको बुला लाएंगे और यहीं फैसला करा लेंगे। यहीं पे कोर्ट लगा लेते हैं। चुनौती को स्वीकार करता हूं ब्रजेश जी, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं आपको जज के रूप में अपनी मुझे जज ना बनाओ, क्यों संकट में डाल। दूसरी बात, नहीं सुन, नहीं मैं चुनौती भी स्वीकार कर रहा हूं और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं। चूंकि अभी मनीष जी बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की बात करते हुए, क्योंकि बेईमान पार्टी के नेता है, ये अच्छे आदमी हैं, आप हमको इतना ही सिर्फ बता दीजिए, जो यंग इंडिया बनी है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनी है जिसमें प्रॉफिट का कोई काम हो ही नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, जितना स्वामित्व है, सर बीच में मत बोलिए। मनीष जी 1 सेकंड रुक जाओ। मनीष जी 1 मिनट रुको जरा। मनीष जी 1 सेकंड रुको, इनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने तो फिर आपको मौका दीजिएगा। फिर हाँ, मैं दूंगा टाइम आपको। हाँ सुरेंद्र जी कंप्लीट करें, आपके पास 50 सेकंड है। मैं 2 बातें। पहली चीज तो यंग इंडिया आर्टिकल 25 के अंडर बनी है। किसी वकील से पूछ लीजिए कि इससे ना तो 1 रुपया कोई ले सकता है, ना इसमें 1 रुपया कोई तनख्वाह के रूप में ले सकता है, ना फायदे के रूप में ले सकता है, और ना ही ये कोई व्यावसायिक काम कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, जो एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, एसोसिएट एजीएल कंपनी के ही पास सारी संपत्ति का स्वामित्व है। यंग इंडिया के पास कोई स्वामित्व किसी कंपनी का नहीं है, न किसी जमीन का है, न किसी मकान का है, और न ही किसी चीज का है। यह कंपनी सिर्फ इसलिए बनी थी कि 90 करोड़ रुपया आप पत्रकार मित्रों की हाय ले रहे हैं भाजपा वाले, उन गरीब पत्रकार मित्रों की, उन गरीब छापा खाने वालों की, उन गरीब का जिनका रुपया हम लोगों ने कांग्रेस से लोन लेकर के दिया है, और उन लोगों को दिया है जो गुर्बत में मर रहे हैं। समय पूरा हो गया, प्लीज। जो लोग यहाँ मनीष शुक्ला जी ऐसे 50 सेकंड आपके पास। थैंक यू। ऐसे लोगों को दिया गया है। थैंक यू। यस मनीष जी, गो अहेड, 50 सेकंड। आह लगेगी, हाय लगेगी। धन्यवाद जी। ब्रजेश जी, ये ब्रजेश जी, ये सब बातें तो सोनिया जी, राहुल जी जाके सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने बताया होगा कि सारी संपत्ति एजीएल के पास है। ये 38% शेयर किसके पास है, 24% और शेयर किसके पास है। 50 लाख रुपए खर्च करके सोनिया और राहुल 1 सेकंड सुरेंद्र जी रुक जाइए प्लीज। संपत्ति को लूटना चाहते थे, मेरा स्पष्ट आरोप है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये उन फ्रीडम फाइटर्स की आत्मा के ऊपर भी गहरी चोट है, जिन्होंने इसको खड़ा किया था।
और इनको बताइए, सुरेंद्र जी को पता है कि नहीं पता है कि कोर्ट कौन गया था? जो 1057 शेयर धारक जी। थे उसमें से ही लोग गए थे। यानी आपकी कोर्ट बात से जो था एक थैंक यू सुब्रमण्यम स्वामी नाम का डिबेट फ्रिंज को नेक्स्ट लेवल एलिमेंट पे ले गया। चलते हैं, आपस में मत ये उलझिए। सुब्रमण्यम स्वामी नाम का फ्रिंज वैभव महेश्वरी, एलिमेंट थैंक यू। ये करते मैं नेक्स्ट राउंड में आप लोग की बाकी विचारों को सम्मिलित को करूंगा। डिबेट बहुत शानदार चल रही है, आप दोनों लोग कृपया सहयोग करें। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि इनकी पार्टी भी आजकल ईडी से पीड़ित है, ईडी सिंड्रोम की शिकार है। आपके एक नेता भी आजकल ईडी की वजह से जेल में है, सत्येंद्र जैन। क्या ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है या फिर ईडी ठीक कर रही है? राहुल के मामले में आपकी पार्टी का स्टैंड है कि राहुल को के ऊपर आरोप लगा रही है आपकी पार्टी, लेकिन जब बात सत्येंद्र जैन की आती तब आप उनको क्लीन चिट देते हैं। भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए और दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया गया है। नियत तो साफ थी, लेकिन आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बेईमान और सबसे खतरनाक जो डेमोक्रेसी के लिए पार्टी है, जो बीजेपी है, उसके हाथ में ये एजेंसी एक गुंडे की तरह काम कर रही है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि बीजेपी के हाथ में ये प्रतिष्ठित संस्थाएं गुंडों की तरह काम कर रही हैं। ये जिसका मन करता है उसको उठाते हैं, जिसका मन करता है उसको इंटरोगेट करते हैं। अब दिल्ली के आप मामला देख लीजिए कि हमारे यहाँ तो ईडी की रेड कोई नई बात है ही नहीं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ, डिप्टी सीएम के यहाँ, हमारे यहाँ सत्येंद्र जैन जी के यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे, रेड, यानी कि उनके बेडरूम तक आप लोग तो शक्लें पहचान गए होंगे छापा डालने वालों की। तो आप समझ लीजिए कि क्या डेमोक्रेसी का इन्होंने मजाक बनाया, इन संस्थाओं का इन्होंने क्या हैसियत करके डाल दी है। इनके मतलब वो आदमी जो माना जाता है जिसको कि जिसने विश्व के सबसे अच्छे हेल्थ मॉडल का एक इंट्रोड्यूस करके दिया, सारे में इसकी तारीफ होती है, स्कूल बना के दिए, जिसने फ्लाईओवर और पुलों के निर्माण में पैसे बचा के दिए, उस पैसे से दिल्ली वालों के लिए इलाज और एमआरआई जैसी सुविधाएं दी, उस आदमी के अंदर ये भ्रष्टाचार ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ढूंढ भी रहे हैं तो ढूंढ के दिखाओ ना। कुछ मिल भी नहीं रहा है, जब कुछ मिलता नहीं है तो जाके कहते हैं उनके करीबी क्या मिले। जैसे कि मान लीजिए ईडी मेरे यहाँ अगर रेड मारे, मुझे कुछ ना मिले तो कहे वो ब्रिजेश मिश्रा जी से इनकी चाट होती थी, करीबी है, उनके यहाँ बहुत सामान मिला। अच्छा, तो फिर मेरे यहाँ प्लानिंग कर रहे हो क्या? आपको रेड का अंदाजा होगा विदेश भाई, फिर किस लिए रेड मारी जाती है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, क्या कुल मिला के आप देखिए राफेल घोटाला हो रहा है, उसमें ईडी का कोई रोक नहीं है। व्यापम घोटाले में ईडी का रोक नहीं है। कोरोना का स्कैम है, ये घर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। नोटबंदी का स्कैम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के डाल दिया है। लेकिन इस देश को इन्होंने उलझा के रखा हुआ है विपक्ष को खत्म करने में, और लोगों को ये हिंदू मुसलमान के अंदर पूरी तरह से तबाह करके डाल दिया। इस देश की दुश्मन है ये पार्टी। मतलब जिस तरह से नाथूराम गोडसे, राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं ईडी ने, डेमोक्रेसी की हत्या की आपका है। उस पर क्या मानना है? ईडी इस समय जितने भी काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑपोजिशन के नेताओं को डराने, धमकाने और विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रही है। ये कोई एक्चुअली जांच नहीं हो रही है। ये सरकार के गुंडों की तरह काम करने वाली एजेंसियां तो बन काम रही करो ना, जिनका आप वो उद्देश्य समन जो देते बहुत हैं, पवित्र था। आप उनको ले जाके कागज दिखा दो, 1 दिन बिठाएंगे, 2 दिन बिठाएं, 3 दिन बिठाएं, बट बैठो। इनका प्रोसीजर होता है। आप प्रोसीजर करनी, इंक्वायरी करनी, एक बार कर लो, 10 बार कर लो, लेकिन जो काम चल रहा है आप गुंडों की तरह उठाते हैं। कोई कारण नहीं, बस कोर्ट में कहते हैं वो आरोपी नहीं है, लेकिन उठा के रखा हुआ है। और किस तरह से टॉर्चर हो रहा है, ये लोकतंत्र है? ये किस तरह का मजाक चल रहा है ये? तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंसी की स्वायत्तता बिल्कुल भी बची हुई है, और बीजेपी को जरा भी परवाह है इस देश की इज्जत की। किसी छोटे छोटे देश आज हमें 2 राज्यों में सरकार है, आप देश। जवाब तो नहीं दे पाए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का विजय जी जवाब क्या दें? कोई सवाल ही नहीं है हमारे ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, हम कह रहे हैं साबित कर दो। कोई मतलब किस तरह का सबूत लेके आ रहे हैं? कोई चीज ये पेश कर पा रहे हैं? हमारी 400 फाइलों को मोदी जी ने सालों तक चेक करवाया, एक भ्रष्टाचार नहीं मिला। ऐसी सरकार चला के दिखाई हमने 7 साल में। थैंक यू वैभव जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई में क्रिमिनल केस है या फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए ब्रजेश जी, मैं अपनी बात बहुत साफ कहूँगा और बिना इस डर के कहूँगा कि मुझ पर कोई किसी दल से जुड़े होने का आरोप लगे। सबसे बड़ी बात है कि इस केस में ये जो मामले चल रहे हैं अलग अलग अदालतों में, गांधी परिवार को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है, सिवाय इसके कि उनको बेल मिला है
और व्यक्तिगत पेशी से कांग्रेस नेताओं को छूट दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये मामला उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि कांग्रेस से एजीएल ने लोन लिया, एजीएल के लोन का और फिर कांग्रेस ने यंग इंडिया को इस काम पर लगाया कि वो एजीएल से वसूली कर ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यंग इंडिया के पास पैसे नहीं थे। यंग इंडिया ने लोन लिया और 50 लाख के बदले में, एवज में 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। अब जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टी को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो किसी को पैसा लोन पर दे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कांग्रेस ने एजीएल को लोन क्यों दिया, क्योंकि एजीएल कांग्रेस की कोई संस्था नहीं है। एजीएल की स्थापना जरूर नेहरू जी ने की थी और 5000 वरिष्ठ कांग्रेसी उसके शेयर होल्डर थे, लेकिन वो कांग्रेस की संपत्ति कभी नहीं रही। तो पहली बात यह है कि उसका एक ऐसी संस्था जो कांग्रेस की नहीं थी, जिसने उसको कांग्रेस ने लोन क्यों दिया, क्योंकि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप लोन दें किसी ऐसी संस्था को जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज में है। सुब्रमण्यन स्वामी की पिटीशन में यही आरोप है। तो कांग्रेस ने एक तो लोन दिया, फिर 50 लाख के एवज में यंग इंडिया को सारा लोन वेव कर दिया। अब मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी दोषी हैं या सोनिया गांधी दोषी हैं, क्योंकि कांग्रेस का, देखिए, यह कानून का मान्य सिद्धांत है कि जब तक आप पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाए आप अपराधी नहीं हैं। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी अदालत से उनको बड़ी छूट या बड़ा लाभ नहीं मिला है। और एक मामला जो आपने अपनी चर्चा में नहीं कहा, वो ये है कि 2011-12 का जो राहुल गांधी का टैक्स असेसमेंट है, उसको आईटैट ने, जो इनकम टैक्स की अपीलेट अथॉरिटी है, सर्वोच्च, उसने कहा है कि हम रीअसेस करेंगे। इसके खिलाफ ये लोग कोर्ट गए थे और कोर्ट ने कहा है कि नहीं जी, ये रीअसेस कर सकते हैं। उस ऑर्डर को कोर्ट ने बरकरार रखा है। वो वाला तो केस एक भी इसी में मामला चल रहा है या वो केस तो सेपरेट चल मामला रहा है? उतना नहीं, वो इनकम टैक्स ने कहा है कि 2011-12 का राहुल गांधी का जो इनकम टैक्स असेसमेंट है उसमें गड़बड़ियां हैं और हम उसको रीअसेस करेंगे, चूंकि उन्होंने कुछ जानकारियां उसमें छिपाई हैं। तो और उस पर कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गए, ये हाई कोर्ट गए, सब जगह गए, किसी ने इस मामले को क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ व्यक्तिगत पेशी से छूट दी और इनको जमानत मिल गई है। बाकी मामले सारे चल रहे हैं। जो ऑर्डर, एक इन्होंने कहा था सरकार ने कि जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजीएल की प्रॉपर्टी है उसको हम वापस लेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऑर्डर तक के लिए स्टे किया है। अभी उसकी अगली सुनवाई नहीं हुई है। तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं है। तो उतना आसान और उतना सामान्य नहीं है जैसा मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं। तो मैं अपराधी भी नहीं कह सकता क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उतना सरल भी नहीं है। अगर यंग इंडिया कोई लाभ नहीं कमा सकती तो यंग इंडिया को ट्रांसफर करने की, एजीएल के शेयर ट्रांसफर करने की क्या आवश्यकता थी? उन 1057 शेयर होल्डर्स का क्या हुआ जो 2010 में एजीएल ने फाइल किया था कि इसके 1057 शेयर होल्डर हैं, जिसमें एक कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज भी हैं, देश के एक पूर्व कानून मंत्री भी हैं, क्योंकि उनके जो पिता थे, उन दोनों के पिता ने एजीएल में शेयर खरीदे थे। उनकी सहमति नहीं ली गई, कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई, कानून का पालन नहीं हुआ। तो ये सब क्या हो रहा था? सत्यनारायण कथा तो नहीं चल रही थी। ऑल राइट सर, मनीष सिंधवी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने मामला पॉलिटिकल उतना एनालिस्ट सरल नहीं है। करेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ाएंगे डिबेट को सर। जरा मनीष सिंधवी को ले लूं मैं। सुरेंद्र जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, डिबेट का पहला चरण पूरा हो जाने दीजिए। नो प्लीज, एकदम नहीं सर, प्लीज, आई एम सॉरी, एकदम नहीं, प्लीज डिबेट का पहला चरण हो जाने दीजिए। नहीं, मैं आपको टाइम पूरा दूंगा लेकिन अपनी बारी में। मुझे भी एक हाँ बिल्कुल समय मिलेगा, लेकिन अपनी बारी में। मनीष सिंधवी जी, क्या ये मामला वाकई में, जो मैंने अभी संजय जी से सवाल पूछा,
कि क्या वाकई में ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग यानी कोई क्रिमिनल एक्ट है, या फिर इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है, या विपक्ष को परेशान किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सब थोड़ा थोड़ा है, पूरी तरीके से क्रिमिनल एक्ट नहीं है। एजीएल कांग्रेस ही चलाती रही, ये ठीक बात है कि वो कांग्रेस से उसका सीधा लेना देना नहीं था, लेकिन आप आज़ादी के बाद अगर देखें तो उसकी जब सिल्वर जुबली हुई तब भी नेहरू जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि एजीएल चलती रहे, मतलब नेशनल हेराल्ड चलना चाहिए और तमाम चीज़ें उन्होंने कहा था। बहादुर शाह जफर मार्ग पर उन्होंने ऑफिस भी अलॉट किया था। कांग्रेस ही इसको चलाती रही और तमाम कर्जे के बाद 2018 में फाइनेंशियल लॉस के सर, हम लोग जब आए थे पत्रकारिता में तब हमें ये बताया गया था कि नेशनल हेराल्ड जो है वो कांग्रेस पार्टी उसको पुष्पित पल्लवित करती है और उसकी फंडिंग भी करती है। हाँ। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, नहीं, मतलब कांग्रेस ही चलाती रही उस अखबार को, और 2008 में फिर वो बंदी के कगार पर था, उसको बंद किया गया। उसके बाद के जो तमाम मसले हैं जिसको संजय बेचन जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर बताया, तो ये बात तो ठीक है कि ये बात इतनी सरल और आसान नहीं है कि अंदर कुछ हो रहा था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ हो रहा था जो बहुत, अब वो कितना सही कितना गलत है न्यायालय इसको तय करे। एक बात और है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को संज्ञान में लानी चाहिए कि 2018 में एक बार ईडी ने इस केस को बंद किया और दोबारा सितंबर में खोला। ये भी आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था, ये भी बात पब्लिक फोरम पर आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ था। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि एजेंसीज का दुरुपयोग तो हो ही रहा है, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं आज, लेकिन जो राहुल गांधी ने किया, जो पूरी टीम उनके साथ गई, वो भी ठीक नहीं था। समन आ रहा है, आप जाइए समन के पास, अगर वो दुरुपयोग कर रहे हो ना कर रहे हो, ईडी के बाद कोर्ट है, कोर्ट के बाद है कोर्ट में जाइए। लेकिन जब आप अपने साथ 500 आदमी और ले जाएंगे तो उसका मैसेज गलत जाएगा। वो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर आपको ईडी का सम्मान आया, आप जाइए, आप सक्षम है, आप अपनी बात रखिए, आपके पास तमाम वकीलों की फौज है, उनको साथ ले जाइए, बात रखिए वहां पर, क्योंकि ये पूरा भारत जानता है कि अगर आपको गलत आरोप में बंद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको नहीं होगा, पब्लिक की सहानुभूति आपके साथ जाएगी, इनके खिलाफ जाएगी। लेकिन जब आप सम्मान पर ही शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से कम वो ठीक नहीं है। जी, ऑलराइट। बहन भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने क्यू ऐप पर एक प्रश्न भी पूछा। प्रश्न ये कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच पर क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना सही कदम है? तो आलोक कुमार लिखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो गजानन उमारे लिखते हैं कि कांग्रेस की पोल न खुल जाए इसलिए कांग्रेस नेता हल्ला बोल करके दबाव बनाना चाहते हैं, जैसे शीर्ष नेता हैं वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता। तो अजीत सिंह लिखते हैं कि ईडी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, क्या सभी भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही भरे पड़े हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त जब संजय बेचन जी बोल रहे थे, आप अपनी बात कहिए, गो अहेड। तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं जो शायद या तो जानकारी में नहीं है या मेरे ख्याल से डीपली नहीं पढ़ी गई। पहली चीज तो एसोसिएट जनरल एजीएल के पास ही सारी संपत्तियों का स्वामित्व है, यंग इंडिया के पास संपत्तियों का स्वामित्व नहीं है। ये बात संजय बेचन जी ने पहले कही और उसके बाद अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट किया कि हाई कोर्ट जब ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग की बिल्डिंग को वापस लेने की बात आई थी तो एसोसिएट जनरल की बिल्डिंग को उन्होंने रोक दिया हाई कोर्ट ने। इस अगर वो यंग इंडिया की होती तो कैसे रोकी जाती? तो सारी संपत्तियां इस वक्त मालिकाना हक एसोसिएट जनरल के पास है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो जो लोन था वो सीधे एजीएल को नहीं दिया जा सकता था, इसी वजह से एक स्पेशल प्रोविजन में आर्टिकल 25 में यंग इंडिया का गठन किया गया था। और यंग इंडिया का गठन सिर्फ इसलिए किया गया था कि नेशनल हेराल्ड के कर्मचारियों को, नवजीवन के कर्मचारियों को, कौमी खबरों के कर्मचारियों को और सारे पत्रकार मित्रों को उनके ड्यूज दिए जा सके जो 67 करोड़ रुपए थे, और बाकी जो टैक्सेज और बिजली के बिल थे वो दिए जा सके। कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया और अच्छे काम का सिला भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दे रही है। ये अपने आप में ये तथ्य भी कोर्ट के सामने भी आएंगे और जनता के सामने भी आने चाहिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूं यहां पर कि एक भी नए पैसे की लेन देन प्रॉफिट की नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं कर सकती है। और यंग इंडिया आर्टिकल 25 के अंतर्गत जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी जी, मोतीलाल बोरा जी के शेयर बताए जा रहे हैं,
वो एक नया पैसा ना ले सकती है प्रॉफिट से, ना नया पैसा दे सकती है, और ना ही कोई प्रॉफिटेबल काम कर सकती है, और ना ही कोई बिजनेस का, जमीन का, या किसी कंपनी का या बिल्डिंगों का धंधा तो कर अभी सकती है। ये जो बात कही थी स्मृति ईरानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो कंपनी का काम अखबार निकालना था वो रियल एस्टेट के व्यापार में है। हाँ, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ है, और इनके खिलाफ मैं अपनी कांग्रेस के हाईकमान से अपील करूंगा कि इनके खिलाफ इस मामले में मानहानि का केस जरूर किया जाए, क्योंकि ये हद दर्जे का झूठ है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अपना अरुण जेटली साहब जब जीवित थे, जब इस केस को ईडी ने बंद किया था, उन्होंने भी ये बात सार्वजनिक पटल पर कही थी कि साहब इसमें कोई केस ही नहीं बनता है, और इसीलिए ईडी ने इस केस को बंद कर दिया था। अचानक से इस केस को दोबारा से इसलिए ओपन किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है, और जब कोर्ट से वो लोग ईमानदार साबित हो जाएंगे 2 साल में, 4 साल में कोर्ट की हमारी प्रक्रिया है, तो उसके बाद जब वो ईमानदार, तब तक भारतीय जनता पार्टी का काम खत्म हो चुका होगा, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो चुकी होंगी, वोट की राजनीति कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि हम सड़क पर भी उतरेंगे, संसद में भी बात करेंगे, कानून में भी बात करेंगे, और हर तरीके से इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, कानून सम्मत जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। मनीष शुक्ला जी, अब आप कहिए, आप कुछ डिबेट के बीच में बोल रहे थे, आप अपना पक्ष रख लीजिए। दो तीन बातें मैं कहना चाह रहा था। एक, संजय बेचन जी ने कहा कि उनका असेसमेंट, रीअसेसमेंट हो रहा है, उसी पे मैं एक बात को ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। 2009 में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग में जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने इस बात को छिपाया था कि एसोसिएट जनरल का शेयर उनके पास है, और बाद में उसमें 2,62,411 शेयर प्रियंका गांधी को ट्रांसफर कर दिया था। उसी की जांच की बात हो रही है। और सुरेंद्र राजपूत जी को पता है कि नहीं पता है, मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो नेशनल हेराल्ड हाउस है दिल्ली का, उसको किराए पे यंग इंडिया लिमिटेड ने दिया। ऊपरी दो माले हैं, 2 पार्ट है, उसको उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र को दिया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा ने किया था। उसका किराया यंग इंडिया लिमिटेड ही लेती है। कैसा झूठ बोल रहे हैं सुरेंद्र जी, आप और आपकी पार्टी के लोग। किराया वसूल रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, और कह रहे हैं पत्रकारों के हित के लिए काम। ये इंदिरा जी से जो शुरू किया, गरीबी पत्रकार का हित, ये जनता समझ चुकी है। मैं फिर से एक बात रिपीट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 50 लाख रुपया खर्च करके सोनिया जी और राहुल गांधी जी 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पना चाहते थे। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का सामना करें, ईडी का सामना करें, और जो कागज वहां प्रस्तुत करें, एक लाइन में आम आदमी पार्टी को भी समर्पित कर दें। इनके कानून मंत्री होते थे तोमर जी, आपको याद होगा ब्रिजेश जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैंने उनके कागज देख लिए, उनकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट ठीक है, बाद में बर्खास्त करना पड़ा। सत्येंद्र जैन के केस में इन्होंने कह दिया कि मैंने कागज देख लिए। भैया आप कोर्ट हो, आप जांच एजेंसी हो, आपने कागज देख लिए। तो ये तो इनकी ईमानदारी है, इनकी ईमानदारी का ढोल फट चुका है। एक ट्रक कागज लेके शीला दीक्षित के खिलाफ लोग लेके घूमते थे, बाद में उसी कांग्रेस से मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय का ये एग्जाम्पल दे रहे थे, कोरोना के समय में दिल्ली की जनता के साथ जो हुआ, वो आपके जो स्वास्थ्य की जो पोल थी उसका भी ढोल फूट चुका है। तो जनता समझती है कि चोर चोर मौसेरे भाई सबकी अम्मा। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आवाज कट गई, मेरी आवाज कट गई। सुरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? डिबेट दिखा दो, फोन कट गया। ऑलराइट, बताइए, कॉल करिए। वैभव महेश्वरी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? वैभव जी आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, मेरे साथ मनीष सिंधवी जी मौजूद हैं। अभी मैं इन लोग कोशिश कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इन लोग के ऑडियो अभी मेरे पास पहुँच नहीं रहे। मनीष सिंधवी जी, जो तर्क और तथ्य अभी संजय बेचन जी ने प्रस्तुत किए, और इन दोनों की बात सुनने के बाद आपका आकलन क्या कहता है? तर्क और तथ्यों पर ये कहाँ टिकता है केस? देखिए, मैं फिर अपनी बात कहता हूं कि नेशनल हेराल्ड
और वो पूरी कंपनी कांग्रेस ही चला रही थी। कांग्रेस ही उस अखबार को जिंदा रखे हुए थी और कांग्रेस ही उसको चला रही थी। इसमें कहीं कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, मतलब कोई छुपी बात नहीं, सब लोग जानते थे इस बात को। फाइनेंशियल अभाव में वो कंपनी बंद हो रही थी, वो कांग्रेस का इंटरनल मसला था। अब मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना हुई ये ईडी तय करेगा, ये हम आप नहीं बैठकर तय कर पाएंगे। वहाँ कागज रखे जाएंगे, वो तय करेगी कि वो, क्योंकि वो हुआ। दूसरी बात ये हुई कि मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर एक बात महसूस होती है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही 2004 से 14 तक, और आज भी तमाम बुरे हालात में भी 5-6 राज्यों में इनकी सरकार है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बिल्डिंगों को किराए की ज़रूरत सोनिया गांधी या राहुल गांधी को है। इतने कमज़ोर लोग नहीं हैं, और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो कोई संपत्ति बेच के अपना खर्चा चलाएंगे, क्योंकि इतनी उनका कद और ओहदा बहुत बड़ा है, किसी के कह देने से छोटा नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी बातें हैं। मुझे लगता नहीं कि संपत्ति हड़पने की कोई साजिश हो रही थी। अंदर खाने में उनका पेपर था, उन्होंने कैसे क्या ट्रांसफर किया, कांग्रेस में क्या बात आई, कुछ कमियां जरूर रह सकती हैं प्रक्रियागत, क्योंकि जब मुझे लगता है आदमी सत्ता में बैठता है और सत्ता उसके पास होती है तो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर। हाँ, बोलिए। आप मनीष जी की बात को कुछ काउंटर करना चाहते थे, आपको मैं 20 सेकंड देता हूं सर, मुझे डिबेट में आगे बढ़ाना है। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मनीष जी जो बात कह रहे हैं, अगर इस बात को इनकम टैक्स में भी देख लेते तो शायद इनको इतनी हंसी का पात्र नहीं बनना पड़ता। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि एसोसिएट जर्नल की जो बिल्डिंग है उसका किराया भी अगर कोई लेगा तो एसोसिएट जर्नल ही लेगा। यंग इंडिया ने कोई भी प्रॉफिटेबल काम यंग इंडिया कंपनी कर ही नहीं सकती, क्योंकि नॉन प्रॉफिट में आर्टिकल 25 में रजिस्टर्ड। थैंक यू। वो ना किराया मनीष शुक्ला जी, 20 सेकंड आपके पास। नंबर 1 और नंबर 2 छोटी सी बात, जिस कांग्रेस पार्टी ने और जिस गांधी परिवार ने आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री बनने से आपका टाइम समाप्त। सुरेंद्र जी आप सहयोग करिए प्लीज। आनंद भवन दान कर दी है, हजारों करोड़ की संपत्ति दान कर दी, ये कुछ सैकड़ों करोड़ के करेंगे। थैंक यू। यस मनीष जी, 20 सेकंड। सिर्फ 1 लाख रुपए की घूस लेंगे। मनीष शुक्ला जी 20 सेकंड। हाँ ब्रजेश जी, मैंने 2 बात कही। एक बात मैंने ये कही कि नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है, जो भवन है, उसके ऊपरी 2 मंजिल में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया, MM कृष्णा ने खोला। मनीष सिंधवी जी के पास अगर इसके तथ्य नहीं खोला गया तो उस वक्त तो यंग इंडिया बनी ही नहीं थी, जब आपको जानकारी नहीं है, ऐसा किया हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से बात करें ना। सकते ये जो सुपरमैसी की भावना है, क्या करेंगे ये लोग अफवाह फैलाने के मायने आपके चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं अफवाह फैलाने में। वो इतनी अरे आपने अपनी बात रख ली ना, अब दूसरों को भी अपनी बात रखने दीजिए। हर बात को काउंटर नहीं किया जाता, आप उनको कह लेने दीजिए, फिर मैं टाइम दूंगा, आप अपनी बात रख लेना। एक दूसरे का गला नहीं पकड़ सकते ना डिबेट में। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ, आप अपनी बात रख लेना अपनी बात में ना। तथ्य इनके पास है नहीं तो चिल्लाएंगे ही। अपनी अपनी बारे में बोलिए। हाँ वैभव महेश्वरी जी, ऐसा है कि आप लोग सड़क पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, चैनल पे कर रहे हैं, कृपया संयम बरतें, दोनों सीनियर लोग हैं, शांत हो जाइए। वैभव महेश्वरी, बीजेपी कह रही कांग्रेस भ्रष्ट है और फिर बीजेपी कह रही कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। देखिए, ये इनका कहना तो खैर अलग ही बात है। दुनिया की सबसे छोटी पार्टी है, इनका नाम ही सबसे छोटी पार्टी है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में झूठ बोलते हैं, पूरे देश से, पूरे सिस्टम से झूठ बोलते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के अंदर ईडी की जो फेल इन्होंने रेड करी है, वो इतनी बार करी है, इसका कोई जवाब ये देंगे कि क्यों इस एजेंसी को इन्होंने बिल्कुल जो है वो इतना नीचे गिरा दिया है, इस एजेंसी की गरिमा को। कौन सा कागज इन्हें मिला है, कौन सा करप्शन हुआ है और क्या ये करने जा रहे हैं, कुछ ये बताएंगे क्या? कर क्या रखा है कि मोदी जी जनता को, देश को बुरी तरह से उलझाए हुए। उलझाने से क्या होता है कि आराम से देश का जो माल है वो बेचने, मदारियों की तरह से आप बीजेपी की सरकार काम कर रही है, मदारियों की तरीके से आप देश को तमाशे दिखाते हैं पुअर तरीके के। कभी बुलडोजर लेके पहुंचे जा रहे हैं, कभी आप ईडी भेज रहे हैं, कभी आप सीबीआई भेज रहे हैं, और आपको काम करना कोई आता नहीं। काम आप क्या करते हैं, जब आप पड़ोस के देश में जाते हैं, छोटे के देश में, तो आप सेठ जी के धंधे की बात वहां करके आते हैं। उस देश का जो नेता है वो आप पे आरोप लगा रहा है कि वो आप तो सेठ जी के धंधे के लिए आए थे, यहाँ पर नाम आप लेके जाते हैं कि भारत देश के लिए आप कहीं जा रहे हैं। आप देश को बेचने के लिए जाते हैं और देश का
सवाल उठाने वाली पार्टियां जिंदा ना रहे, इसके लिए आप ईडी का बेशर्म इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी की राजनीति है। इनके प्रवक्ताओं को कोई चीज पता नहीं होती है, दिन भर आके यहां झूठ बोल रहा है, नेताओं को झूठ बोल रहा है और अफवाहें फैलानी है। अफवाह तंत्र को मजबूत करने का जितना बड़ा काम बीजेपी ने किया है, विश्व में किसी पार्टी ने इतने संगठित तरीके से नहीं काम किया है। बताइए, बैठे झूठ बोल रहे हैं। शीला दीक्षित का कागज, अरे सीधे हमारे हवाले कर दीजिए। शीला दीक्षित के कागज की आपको जो है वो उसका भी अंजाम तक पहुंचा देते। आप एसीबी भी डर जाए, आपको एसीबी बर्दाश्त नहीं हुई। दिल्ली सरकार के पास एक प्रोसिक्यूटिव एजेंसी थी, मोदी जी से बर्दाश्त नहीं, अपना वहां पर उन्होंने सिपाही बैठा दिया। एक दिल्ली के विधानसभा के लिए खत्म करने के लिए आप जो है कानून लेकर आ जाते हैं। आप चुनी हुई सरकार को खत्म कर देना चाहते हैं। के समय में मोहल्ला क्लिनिक कुल मिलाकर ये कि आपको कोई डेवलपमेंट का मॉडल इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं है। आपको इस देश के अंदर तबाही चाहिए, आग जमी चाहिए, हर तरफ गुंडे घूमते हुए चाहिए, दिन भर आपको हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े चाहिए, हत्याएं चाहिए। ये देखकर आपको भारत देश की हालत देखकर ये आपको सुकून पहुंचता है। और इन सबको सवाल उठाने से बचाने के लिए आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। दंगे कराते हो, हवालदार बना के रखा आपने ईडी को। सीबीआई अधिकारी, हम नहीं डरते आपके ईडी सीबीआई से। भेजो, कितनी बार भेजोगे? तुम्हारा जो सभासद गिरफ्तार होता है, जेल में है दंगा कराने के झूठ बोल के पूरे देश को। अब तो दुनिया कहने लगी है कि आप लोग एक झूठी पार्टी हो। दुनिया कहती है कि आपके प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पेट के धंधे की बात करते हैं। अरे भारत के लिए कभी बात करो, थोड़ा गर्व होगा। भारत देश की जनता ने आपको चुन के भेजा है, धंधा चलाने के लिए नहीं भेजा है। अमानुल्लाह खान के साथ, उस सभासद के साथ आप बात करोगे? दिन रात झूठ बोलना, दिन रात झूठ बोलना। अरविंद केजरीवाल 100 बार झूठे पकड़े गए। अरे मैं कहता हूं आपको हमारे विधायक की डिग्री पे शक है, आप मोदी जी की डिग्री सामने ले आओ, मैं अपने विधायक की डिग्री सामने ले आता हूं। आप मोदी जी की डिग्री ले आओ सामने, मैं विधायक की डिग्री सामने रख दूंगा। आप बात करोगे? मोदी जी की डिग्री सामने रख दो, देश देखना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री की डिग्री। तोमर, अरे आपको एक विधायक की डिग्री है, पूरा देश अपने प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहता है। हिम्मत लेके आइए। मंत्री जिसके लिए यही रोना रोते थे, आपने पर्सनल गुंडा बना दिया इन एजेंसियों को, जिसके यहाँ मन करा उठा के भेज दिया, जिसके यहाँ मन करा उठा के उसको अंदर कर दिया। जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको आप दबाना चाहते हैं। केवल प्रचार, गरीबों के धन को लूट कर। कुल मिला के ये है कि जिस तरह से आप लोग इस देश को बेच रहे हो, जिस तरह से आप इस देश को बेच रहे हो, वो चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन तक। आपको अंत में आकर पढ़ाई लिखाई की बात करनी पड़ेगी। ये देश जो है ना, गोबर से नहीं चलेगा, ये देश विज्ञान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। संजय बेचन जी को लाया जाए। एक सेकंड, धन्यवाद। संजय बेचन जी, अब आप ही इस मसले का समाधान निकालो कि क्या ये वाकई में क्रिमिनल केस है या फिर इसका राजनीतिकरण हो रहा है विपक्ष को दबाने के लिए। आप इसको कैसे महसूस करते हो? देखिए, आप ब्रजेश जी आप इस मामले से जुड़े कोर्ट के आदेशों को देखिए तो कोर्ट ने एक आदेश में इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटेंट होने की संभावना को नकारा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि जब कांग्रेस कोर्ट गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसमें कोई राजनीति नहीं देखते हैं। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई चलेगी, बेल मिली थी इनको। तो मामला देखिए, बहुत बार सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि यंग इंडिया कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकती। अगर यंग इंडिया कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकती तो उसने शेयरों का अधिग्रहण क्यों किया? ये अदालत में जवाब दें। अदालत से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। आप डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी से तो नहीं कर सकते, दबा सकते ना। आप तथ्य लेकर के जाइए। सारे बड़े वकील कांग्रेस में हैं, इनके सारे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की परेड करते रहे। अदालतों ने इनको कोई बहुत बड़ी राहत नहीं दी है, मुकदमे खारिज नहीं हुए हैं। आप ईडी की बात छोड़ दीजिए, आप देखिए कि ये मुकदमे चल रहे हैं, आरोप अभी साबित नहीं हुए। ईडी की जांच भी, ईडी कोई अपने से फैसला नहीं सुनाएगी, ईडी भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में ही देगी। और जो ये कह रहे हैं कि एजीएल से कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की है। करीब 64 करोड़ की प्रॉपर्टी हरियाणा में जो इनको दी गई थी, वो प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है। एजीएल पर यह भी आरोप लगा है कि वो व्यवसायिक गतिविधियां कर रही है, पासपोर्ट ऑफिस को किराए पे दिया उन्होंने। तो आप जो अखबार 2008 में बंद हो गया, जिसका 2016 में डिजिटल
इन्होंने प्रिंट निकाला, जब ये इसमें यंग इंडिया को कुछ मिलना ही नहीं था तो यंग इंडिया को ट्रांसफर क्यों किए गए शेयर? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी को लाता हूं परिचर्चा में। सुरेंद्र जी, आप इन सब बातों का जवाब देंगे। और यंग और एक दोनों लोग को स्क्रीन पे लाया जाए। ब्रजेश जी, एक बात और, यंग इंडिया को, ब्रजेश जी, यंग इंडिया को कलकत्ता की एक गुमनाम कंपनी ने पैसे ट्रांसफर किए, उस पर भी कांग्रेस चुप है, उस पर भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। बोलिए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र राजपूत जी, गो अहेड। जिस कंपनी ने क्या नाम 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया को दिया कंपनी को शुरू करने के लिए, उस कंपनी के स्वामित्व है रामनाथ गोयनका जी के पास, और वो रामनाथ गोयनका जी जो इंपीरियल बैंक जिन्होंने शुरू किया और जिन्होंने ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया। 1 करोड़ रुपया लिया, 1 करोड़ रुपए बाकायदा चेक से लिए, 14% के ब्याज पर किया। अरे अब बीच में मत बोलो संजय बेचन साहब, पहले सुनो, जवाब दीजिए, सुन लो, अब सुना करो पहले। हाँ बोलो, पहले सुना करो। आप सुनने की आप नए नए भक्त बने हो तो थोड़ा सा भक्ति के साथ साथ अपना पुराना भी याद रखो। आप बोलिए बोलिए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूं, जिस कंपनी को किया गया है 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया 14% के ब्याज से चेक से वापस किया, नंबर 1। नंबर 2, आज तक कोई हमारे ऊपर ना आरोप पुष्ट हुआ है कि क्या नाम यंग इंडिया ने एक नए पैसे का भी, क्योंकि जिस दिन यंग इंडिया कोई प्रॉफिट का काम एक नए पैसे का करेगी उसी दिन आर्टिकल 25 के अंतर्गत तो उल्लंघन होगा, वो कंपनी अपने आप खत्म हो जाएगी। चूंकि वो कंपनी को स्टार्ट करना था तो शेयर में और इक्विटी शेयर में अगर आप अंतर नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बहस करनी चाहिए। वो शेयर बनाना हमारी मजबूरी थी और वो बाकायदा भारत के संविधान के अनुरूप बनाए, इसलिए बनाए भारत के संविधान के अनुरूप, क्योंकि वहां पर आप जैसे ईमानदार पत्रकारों के बकाये देने थे हमको। हमारे मन में ईमानदार पत्रकारों का बकाया देना था। बेईमान पत्रकार जो दिल्ली के लुटियन जोन्स के हैं वो तो अपने आप में कहीं से भी कुछ कमा लेते हैं, धमा लेते हैं, कभी किसी पार्टी पे चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो ईमानदार पत्रकार आप जैसे थे संजय बेचन जी, इन लोगों का बकाया दिया गया है और वो बाकायदा कागज में है। दूसरी बात, जो कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं सकती उस कंपनी के बारे में आप लोग इतनी अनर्गल बातें कर रहे हैं। तीसरी बात, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस गांधी परिवार ने पूरे जिंदगी में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति देश को दान करके उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और अभी ये मनीष जी बात कह रहे थे वो उसमें एफिडेविट में, अरे मनीष जी याद कर लीजिए, पूरी जिंदगी नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते रहे, एफिडेविट में लिखते रहे कि वो अविवाहित हैं, अविवाहित है लिखते रहे बाकायदा, और उसके बाद 2009 में उन्होंने उस कॉलम को मनीष शुक्ला जी को लाया जाए स्क्रीन पे। मेरे पास अब सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। मनीष शुक्ला जी, अब आपकी बारी। तो सबसे थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया, स्वयं है। थैंक यू मनीष जी, गो अहेड। सुरेंद्र जी, संजय जी शांत हो जाइए, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से व्यक्तिगत आक्षेप पर उतरा जाता है। हम तो नहीं देखने जाते कि नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगे, व्यक्तिगत राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे, तो इसी विषय पर तर्क के आधार पर हमने विषय को रखा। नहीं, ये और हमको लगता है कि राहुल गांधी के इनकम टैक्स और राहुल गांधी किसी के पास कोई जवाब नहीं है, और हम नरेंद्र मोदी जी के एफिडेविट की बात कर रहे हैं। मामला रद्द नहीं हो सकता। लग रही है भाई, ईडी, चलिए ईडी के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मामला नहीं खत्म होगा, वो अयोग्य घोषित होने चाहिए, चुनाव नहीं लड़ चलिए जमानत है 50,000 की, झूठ बोला, वो 50,000 के जमानती कल भाग गए, झूठ बोला है, दोनों माँ बेटे को जेल जाना पड़ेगा, एफिडेविट में झूठ बोला है, तो भी आप कहोगे कि भाजपा करा रही है। बात करना नहीं चाहता, अगर निजी बात करूंगा तो परेशानी होगी सबको। हताशा ये सिद्ध करती है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिबेट का समय समाप्त, बहनों भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना वक्त निकालकर अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।